सीपीयू शेड्यूलिंग के हमारे अब तक के सफ़र में हमने एक बार बार आने वाली थीम का सामना किया है कि हर एल्गोरिदम के साथ एक फंडामेंटल ट्रेड ऑफ आता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड यानी एफसीएफएस को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन एक सिंगल लंबा प्रोसेस कॉन्वॉय इफेक्ट के जरिए पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर सकता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यानी एसजेएफ या एसआरटीएफईएफ एवरेज वेटिंग टाइम के लिए थियोरेटिकल मैथमेटिकल परफेक्शन तो अचीव कर लेता है, लेकिन ये फ्यूचर सीपीयू बर्स्ट टाइम्स की इम्पॉसिबल एडवांस नॉलेज मांगता है और लंबे जॉब्स को अंधेरे में स्टार्व होने के लिए छोड़ देता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग अर्जेंट टास्क्स को सीपीयू का इमीडिएट एक्सेस देती है, लेकिन लो प्रायोरिटी प्रोसेसेज बिना किसी कॉम्प्लेक्स एजिंग मैकेनिज्म के हमेशा के लिए फ्रीज हो सकते हैं। राउंड रॉबिन यानी आरआर डेमोक्रेटिक फेयरनेस और एक्सीलेंट इंटरेक्टिव रिस्पांस टाइम्स इंश्योर करता है, लेकिन यह एक हैवी 4K वीडियो रेंडरिंग थ्रेड को भी बिल्कुल एक लाइटवेट की प्रेस हैंडलर की तरह ही ट्रीट करता है। ये हमें एक क्रिटिकल रियल वर्ल्ड रियलाइजेशन पर लाता है कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स सिर्फ वन टाइप के एप्लीकेशन रन नहीं करते हैं। किसी भी सेकंड में आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर या स्मार्टफोन टास्क्स के एक केओटिक मिक्सचर को जगल कर रहा होता है, जैसे कि इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस जिनमें टेक्स्ट एडिटर्स, वेब ब्राउजर्स, टर्मिनल विंडोज और गेमिंग इनपुट्स शामिल हैं। इन्हें इंस्टेंटेनियस रिस्पांस टाइम चाहिए होता है, लेकिन ये हर बर्स्ट में नेग्लिजिबल सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम कंज्यूम करते हैं, ज़्यादातर यूजर इनपुट या आई या ओ का वेट करते हुए। दूसरे हैं बैच कंप्यूटेशन टास्क्स, जैसे वीडियो एनकोडर्स, कोड कंपाइलर्स, डेटाबेस इंडेक्सर्स और मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग। इन्हें सब मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम्स से बहुत कम फर्क पड़ता है, लेकिन इन्हें हाई थ्रूपुट और सस्टेन्ड सीपीयू यूटिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। और तीसरे हैं रियल टाइम सिस्टम ड्राइवर्स, जैसे ऑडियो सर्वर्स, नेटवर्किंग स्टैक्स और हार्डवेयर इंटरप्ट हैंडलर्स जो ऑडियो क्रैकलिंग या पैकेट लॉस को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लो लेटेंसी एग्जीक्यूशन की डिमांड करते हैं। एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर इन सभी कंपीटिंग डिमांड्स को एक साथ कैसे सेटिस्फाई कर सकता है? इसका जवाब हाइब्रिड क्यू आर्किटेक्चर्स में है, यानी सिंगल रेडी क्यू को मल्टीपल स्पेशलाइज्ड टियर्स में ब्रेक करना। सेक्शन ब्रेक, मल्टी लेवल क्यू एमएल क्यू शेड्यूलिंग वर्कलोड को पार्टीशन करना। हेट्रोजीनियस वर्कलोड्स को हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि सिंगल रेडी क्यू को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। मल्टी लेवल क्यू एमएल क्यू शेड्यूलिंग के तहत ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर रेडी क्यू को कई अलग इंडिपेंडेंट क्यूज में पार्टीशन कर देता है। यह डायग्राम एक मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझाता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे इनकमिंग प्रोसेसेज को एक क्लासिफिकेशन इंजन द्वारा प्रायोरिटी और टाइप के बेसिस पर अलग और डेडिकेटेड क्यूज में सॉर्ट किया जाता है, जैसे कि सिस्टम टास्क, इंटरैक्टिव फोरग्राउंड एप्लीकेशंस और बैकग्राउंड बैच प्रोसेसिंग, इससे पहले कि उन्हें सीपीयू कोर में डिस्पैच किया जाए। स्टैटिक प्रोसेस असाइनमेंट, एक प्योर एमएलक्यू सिस्टम में जब कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो कर्नेल उसे कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर परमानेंटली एक स्पेसिफिक क्यू में असाइन कर देता है, जैसे कि मेमोरी फुटप्रिंट या प्रोसेस टाइप फोरग्राउंड वर्सेस बैकग्राउंड। यूजर प्रिविलेज लेवल सिस्टम या रूट वर्सेस स्टैंडर्ड यूजर। प्रोसेस ओरिजिन इंटरैक्टिव शेल वर्सेस क्रॉन जॉब या डेमन। एक प्रोसेस अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान क्यूज के बीच मूव नहीं कर सकता। एक बैकग्राउंड रेंडरिंग जॉब अपने बर्थ से लेकर टर्मिनेशन तक बैकग्राउंड क्यू में ही रहता है। सेक्शन ब्रेक, क्यूज के बीच शेड्यूलिंग, जब मल्टीपल क्यूज एक ही फिजिकल सीपीयू कोर के लिए कंपीट कर रही हों तो ओएस ये कैसे डिसाइड करता है कि अगला किस क्यू को डिस्पैच किया जाए? इंजीनियर्स इसके लिए 2 प्राइमरी स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं। स्ट्रेटेजी ए, फिक्स्ड प्रायोरिटी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। हर क्यू को एक स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी लेवल असाइन किया जाता है। सीपीयू को हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली नॉन एम्प्टी क्यू को एलोकेट किया जाता है। Q0 सिस्टम टास्क की Q1 इंटरैक्टिव पर एब्सोल्यूट प्रायोरिटी होती है। Q1 इंटरैक्टिव की Q2 बैच पर एब्सोल्यूट प्रायोरिटी होती है। अगर Q2 में कोई बैच जॉब इस समय CPU पर एग्जीक्यूट हो रहा है और Q1 में एक नया इंटरैक्टिव टास्क आ जाता है, तो बैच जॉब को तुरंत प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है, CPU Q1 को सौंप दिया जाता है। मेजर फ्लॉ, स्ट्रिक्ट फिक्स्ड प्रायोरिटी इंटर क्यू शेड्यूलिंग में कैटास्ट्रोफिक स्टार्वेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर यूजर इनपुट या सिस्टम इवेंट्स Q0 और 1 में टास्क का एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम जनरेट करते हैं तो Q2 के टास्क कभी रन नहीं हो पाएंगे। स्ट्रेटेजी भी टाइम स्लाइस्ड या वेटेड फेयर क्यूइंग। बैकग्राउंड टास्क को पूरी तरह से स्टार्व होने से बचाने के लिए ओएस क्यूज के बीच टोटल CPU
एग्जीक्यूशन टाइम का एक फिक्स्ड परसेंटेज एलोकेट कर सकता है। 80% सीपीयू टाइम Q1 इंटरैक्टिव या फोरग्राउंड के लिए रिजर्व्ड है, जिसे राउंड रॉबिन के जरिए शेड्यूल किया जाता है, जहां Q 10 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। 20% सीपीयू टाइम Q2 बैच या बैकग्राउंड के लिए रिजर्व्ड है, जिसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड FCFS के जरिए शेड्यूल किया जाता है। ये लो प्रायोरिटी टास्क्स के लिए प्रोग्रेस की गारंटी देता है, जबकि सिस्टम कैपेसिटी का अलायंस शेयर इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस को देता है। सेक्शन ब्रेक, द फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक ML-Q। हालांकि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एक सिंगल मोनोलिथिक क्यू से काफी बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है, लेकिन इसमें एक रिजिड डिजाइन फ्लॉ है। प्रोसेसेज को क्रिएशन के समय ही स्टैटिकली क्लासीफाई कर दिया जाता है, लेकिन रियल एप्लीकेशन बिहेवियर समय के साथ बदलता रहता है। एक वेब ब्राउज़र प्रोसेस को कंसीडर कीजिए। जब आप एड्रेस बार में URL टाइप कर रहे होते हैं, तो ब्राउज़र एक इंटरैक्टिव IO बाउंड टास्क की तरह एक्ट करता है, जिसके लिए इंस्टेंट रिस्पॉन्स टाइम्स और मिनिमल CPU टाइम की ज़रूरत होती है। जब आप एंटर प्रेस करते हैं और ब्राउज़र कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है, वेबएम वीडियो डिकोड करता है और CSS लेआउट्स रेंडर करता है, तो ये अचानक सेवरल सेकंड्स के लिए एक हैवी CPU बाउंड बैच जॉब में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर OS ब्राउज़र को परमानेंटली एक इंटरैक्टिव क्यू में लॉक कर देता है, तो इसके हैवी कंप्यूट बर्स्ट्स दूसरे शॉर्ट इंटरैक्टिव टास्क्स को ब्लॉक कर देंगे। अगर OS इसे एक बैकग्राउंड क्यू में लॉक कर देता है, तो एड्रेस बार में टाइप करना स्लो और लैगी फील होगा। हमें एक ऐसे शेड्यूलर की ज़रूरत है जो डायनामिकली प्रोसेस बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सके और ऑन द फ्लाई प्रायोरिटी को एडजस्ट कर सके। सेक्शन ब्रेक, द मल्टी टीयर कस्टमर सर्विस डेस्क एनालॉजी। मॉडर्न कर्नल्स इस डायनामिक एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसे समझने के लिए एक ऐसे बिजी गवर्नमेंट सर्विस सेंटर को इमेजिन कीजिए जो हर रोज हंड्रेड्स ऑफ सिटीजन्स के साथ डील करता है। यह डायग्राम एक 3 टीयर्ड सर्विस डेस्क क्यूइंग सिस्टम को इलस्ट्रेट करता है, जिसे टास्क को उनके रेजोल्यूशन टाइम के बेसिस पर हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनकमिंग रिक्वेस्ट्स फर्स्ट टीयर यानी एक्सप्रेस काउंटर से स्टार्ट होती हैं, जिसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट 2 मिनट्स है। अगर कोई टास्क इस टाइम के अंदर रिजॉल्व हो जाता है, तो वो सिस्टम से एग्जिट कर जाता है, वरना उसे सेकंड टीयर यानी स्टैंडर्ड डेस्क पर एस्केलेट कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड डेस्क की मैक्सिमम टाइम लिमिट 5 मिनट्स है, और अगर टास्क रिजॉल्व हो जाता है तो वो एग्जिट कर जाता है। अगर इसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो इसे कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए थर्ड टीयर पर एस्केलेट कर दिया जाता है, जहां टास्क्स को एक लार्जर टाइम लिमिट के साथ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड ऑर्डर में हैंडल किया जाता है। सिटीजन्स के आने पर उनसे यह एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करने के लिए कहने के बजाय कि उनके कॉम्प्लेक्स पेपरवर्क में कितने आवर्स लगेंगे, सेंटर एक प्रोग्रेसिव मल्टी टीयर सर्विस स्ट्रेटजी का यूज करता है। टीयर 1 एक्सप्रेस काउंटर। हर आने वाले सिटीजन को तुरंत एक्सप्रेस काउंटर पर भेजा जाता है। टीयर 1 का एजेंट एक पर्सन पर मैक्सिमम 2 मिनट्स स्पेंड करता है। अगर किसी सिटीजन को बस एक क्विक सिग्नेचर या स्टैंप चाहिए, तो उन्हें 45 सेकेंड्स में सर्विस दे दी जाती है और वे खुश होकर जाते हैं। रिस्पॉन्स टाइम इंस्टेंटेनियस होता है। हालांकि अगर कोई सिटीजन कॉम्प्लेक्स टैक्स फॉर्म्स का एक बोल्डर निकालता है जिसे रिव्यू करने में क्लियरली 1 आवर लगेगा, तो टीयर 1 एजेंट 2 मिनट्स के बाद रुक जाता है, उन्हें एक रेड फोल्डर देता है और उन्हें टीयर 2 में ट्रांसफर कर देता है। टीयर 2 स्टैंडर्ड डेस्क। टीयर 2 में सिटीजन्स को 5 मिनट्स तक का अनइंटरप्टेड अटेंशन मिलता है। अगर उनका इश्यू 5 मिनट्स के अंदर रिजॉल्व हो जाता है, तो वे बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं। अगर उन्हें अभी भी और टाइम चाहिए, तो एजेंट उन्हें टीयर 3 में ट्रांसफर कर देता है। टीयर 3 कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग डेस्क। यहाँ सिटीजन्स के पास लेंदी मल्टी आवर एप्लीकेशंस होते हैं। वे वेटिंगिया में सीट लेते हैं और उन्हें लंबे अपॉइंटमेंट स्लॉट्स के साथ एक स्टेडी सीक्वेंशियल ऑर्डर में सर्व किया जाता है। ये मॉडल ब्रिलियंट क्यों है? 0 प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड। फ्रंट डेस्क को ये गेस करने की ज़रूरत नहीं है कि किसे 30 सेकेंड्स लगेंगे और किसे 3 आवर्स लगेंगे। शॉर्ट टास्क सेल्फ सिलेक्ट हो जाते हैं और टीयर 1 पर तुरंत क्लियर हो जाते हैं। हाई सिस्टम थ्रूपुट। हेवी केसेज ऑटोमेटिकली फास्ट लाइन से बाहर कर दिए जाते हैं, जिससे बाकी सबके लिए लंबा डिले नहीं होता। यह एग्जैक्ट आर्किटेक्चर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू MLFQ शेड्यूलिंग का कोर है। सेक्शन ब्रेक, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू MLFQ डायनेमिक एडाप्टेशन। ट्यूरिंग अवार्ड विनर फर्नांडो जे कोर्बाटो द्वारा 1962 में कंपैटिबल शेयरिंग सिस्टम CTSS
के लिए पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया मल्टी लेवल फीडबैक क्यू MLFQ को ऑपरेटिंग सिस्टम हिस्ट्री में सबसे एलिगेंट एल्गोरिदम डिजाइन्स में से एक माना जाता है। MLFQ का प्राइमरी गोल एडवांस में फ्यूचर CPU बर्स्ट टाइम्स को जाने बिना शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट SRTF शेड्यूलिंग को डायनेमिकली अप्रोक्सीमेट करना है। यह डायग्राम एक मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। नए टास्क हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू में एंटर करते हैं जिसकी टाइम लिमिट सिर्फ 4 मिलीसेकंड्स होती है। अगर कोई टास्क इस टाइम के अंदर फिनिश नहीं होता है तो इसे एक मीडियम प्रायोरिटी क्यू में डिमोट कर दिया जाता है जिसकी लिमिट 8 मिलीसेकंड्स होती है। अगर इसे अभी भी और टाइम चाहिए तो इसे लोएस्ट प्रायोरिटी क्यू में डिमोट कर दिया जाता है जो टास्क को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड या राउंड रॉबिन अप्रोच का यूज करके प्रोसेस करती है जिसकी लिमिट 16 मिलीसेकंड्स होती है जब तक कि वे कंप्लीट नहीं हो जाते। सेक्शन ब्रेक। MLFQ के 5 गोल्डन रूल्स। एक MLFQ सिस्टम में कई अलग क्यूज होती हैं जिन्हें Q0, Q1, Q2 और इसी तरह Q के तक नंबर दिया जाता है, जहां Q0 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है और Q की सबसे कम। शेड्यूलिंग लॉजिक 5 फंडामेंटल रूल्स से गवर्न होता है। यह टेक्स्ट ब्लॉक एक मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि प्रोसेसेस को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाता है, इक्वल प्रायोरिटी वाले टास्क को राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का यूज करके कैसे हैंडल किया जाता है और नए टास्क हाईएस्ट प्रायोरिटी की क्यू में कैसे एंटर करते हैं। इसके अलावा यह रिसोर्स हॉगिंग को रोकने के लिए CPU हैवी प्रोसेसेस को डिमोट करने के मैकेनिज्म और प्रोसेस स्टारवेशन से बचने के लिए यूज होने वाले पीरियोडिक प्रायोरिटी बूस्ट को डिटेल में बताता है। सेक्शन ब्रेक। MLFQ रूल्स के ट्रेड ऑफ्स को समझना। चलिए एनालाइज करते हैं कि ये स्पेसिफिक रूल्स MLFQ को इतना इफेक्टिव क्यों बनाते हैं। MLFQ कैसे इंटरेक्टिव IO बाउंड टास्क का फेवर करता है। एक इंटरेक्टिव टास्क जैसे कि कोई टेक्स्ट एडिटर जो कि प्रेस होने पर स्क्रीन को अपडेट करता है, उसे CPU टाइम के एक बहुत छोटे स्लाइस की जरूरत होती है, शायद सिर्फ 1 मिलीसेकंड, इससे पहले कि वह अगली की प्रेस का वेट करने के लिए कंट्रोल को यील्ड करे। रूल 3 के अंडर यह Q0 में एंटर करता है। रूल 4 के अंडर क्योंकि इसका CPU बर्स्ट Q0 के टाइम क्वांटम से कम है, जहां Q4 मिलीसेकंड्स के इक्वल है, यह क्वांटम एक्सपायर होने से पहले ही वॉलंटरीली CPU को यील्ड कर देता है, इसलिए इसे कभी भी डिमोट नहीं किया जाता है। इंटरेक्टिव एप्लीकेशन परमानेंटली Q0 पर ही रहता है और जब भी यूजर इनपुट होता है इसे तुरंत CPU अटेंशन मिलता है। MLFQ CPU बाउंड टास्क्स को कैसे मैनेज करता है। एक लॉन्ग रनिंग कंप्यूटेशन टास्क जैसे कि वीडियो रेंडरिंग Q0 में एंटर करता है। ये लंबे समय तक चलने की कोशिश करता है, लेकिन Q0 का टाइमर इसे 4 मिलीसेकंड्स के बाद इंटरप्ट कर देता है। रूल 4 के अकॉर्डिंग MLFQ यह रिकॉग्नाइज करता है कि इस प्रोसेस ने अपना पूरा स्लाइस कंज्यूम कर लिया है, इसलिए यह इस जॉब को Q1 में डिमोट कर देता है। Q1 पर इसे एक बड़ा स्लाइस मिलता है जहां Q8 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। अगर यह उस स्लाइस को भी यूज कर लेता है तो इसे फिर से Q2 में डिमोट कर दिया जाता है। जैसे जैसे कोई प्रोसेस यह प्रूव करता है कि वह CPU हैवी है, वह हायरार्की में नीचे चला जाता है जहां उसे लंबे टाइम स्लाइसेज मिलते हैं, जिससे कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड कम होता है और साथ ही इंटरेक्टिव टास्क्स के लिए टॉप लेवल क्यूज फ्री हो जाती हैं। रूल 5 प्रायोरिटी बूस्ट या एजिंग क्यों क्रूशियल है। रूल 5 के बिना MLFQ को 2 मेजर वल्नरेबिलिटीज का सामना करना पड़ेगा। स्टारवेशन। अगर एक सिस्टम में Q0 में कई एक्टिव इंटरेक्टिव टास्क हैं तो Q2 में फंसे CPU बाउंड टास्क को कभी भी CPU एग्जीक्यूशन टाइम नहीं मिलेगा। वल्नरेबिलिटी 2 गेमिंग द शेड्यूलर। एक चालाक प्रोग्रामर ऐसा प्रोग्राम लिख सकता है जो क्वांटम के 99% के लिए कंप्यूट साइकिल्स एग्जीक्यूट करता है और फिर टाइम स्लाइस एक्सपायर होने से ठीक पहले एक डमी IO ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे लॉग फाइल में लिखना। नाइव रूल्स के अंडर यह प्रोसेस वॉलंटरीली यील्ड कर देगा, जिससे शेड्यूलर ट्रिक होकर इसे हमेशा के लिए Q0 में ही रखेगा। द प्रायोरिटी बूस्ट सॉल्यूशन। हर 8 सेकेंड्स में, जैसे कि हर 500 मिलीसेकंड्स या 1 सेकेंड में, कर्नेल सिस्टम को रीसेट कर देता है। हर टास्क को वापस Q0 में मूव कर दिया जाता है और उसके टाइम स्लाइस काउंटर को 0 पर रीसेट कर दिया जाता है। यह एश्योर करता है कि लोअर क्यूज में स्टार्व्ड प्रोसेसेस को रन होने का मौका मिले और जिन टास्क ने अपना बिहेवियर बदल लिया है, जैसे कि एक बैकग्राउंड जॉब जो अभी अभी इंटरेक्टिव हो गया है, उन्हें टॉप क्यूज में बने रहने का एक फ्रेश चांस मिले। यह डायग्राम एक मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में
प्रायोरिटी बूस्ट के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह बूस्ट से पहले और बाद में 3 क्यूज की स्टेट को कंपेयर करता है। इनिशियली प्रोसेस हाई, मीडियम और लो प्रायोरिटी क्यूज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जब बूस्ट इवेंट होता है तो लोअर प्रायोरिटी क्यूज के सभी प्रोसेस हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू में मूव कर दिए जाते हैं, जिससे लोअर क्यूज खाली हो जाती हैं और प्रोसेस स्टारवेशन प्रिवेंट होता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल क्यू ट्रेस। आइए एक एग्जीक्यूशन ट्रेस को समझें और देखें कि कैसे एक MLFQ सिस्टम टाइम के साथ प्रोसेस ट्रांजिशंस को मैनेज करता है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए एक सिस्टम है जिसमें 3 क्यूज हैं। Q0 यानी राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम, Q0 इक्वल्स 3 मिलीसेकंड्स। Q1 यानी राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम, Q1 इक्वल्स 6 मिलीसेकंड्स। Q2 यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, FCFS। # प्रोसेस वर्कलोड डेटासेट। यह टेबल 3 प्रोसेसेस के अराइवल टाइम्स, रिक्वायर्ड CPU बर्स्ट्स और बिहेवियर्स को डिटेल करती है। प्रोसेस P1 0 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है, जिसे टोटल 12 मिलीसेकंड्स के CPU बर्स्ट की ज़रूरत होती है, और यह एक CPU बाउंड जॉब की तरह बिहेव करती है। प्रोसेस P2 2 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है, जिसे टोटल 4 मिलीसेकंड्स के CPU बर्स्ट की ज़रूरत होती है, और यह एक इंटरैक्टिव जॉब की तरह बिहेव करती है जो 1 मिलीसेकंड के बर्स्ट के बाद IO के लिए यील्ड करती है। प्रोसेस P3 5 मिलीसेकंड्स पर अराइव होती है, जिसे टोटल 3 मिलीसेकंड्स के CPU बर्स्ट की ज़रूरत होती है, और यह एक शॉर्ट CPU बर्स्ट से कैरेक्टराइज्ड है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन लॉग। यह ट्रेस एक मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को इलस्ट्रेट करता है। यह 3 प्रोसेसेस को ट्रैक करता है, जैसे ही वे अराइव होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, और शेड्यूलिंग रूल्स के बेसिस पर 3 प्रायोरिटी क्यूज के बीच मूव करते हैं। ये वॉकथ्रू की ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जैसे कि टाइम क्वांटम एक्सपायरेशन, जिसकी वजह से प्रायोरिटी डिमोशन होता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए वॉलंटरी यील्डिंग, हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस द्वारा प्रीएम्पशन, और जब तक सारे टास्क्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक लोएस्ट प्रायोरिटी क्यू में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एग्जीक्यूशन। सेक्शन ब्रेक। एग्जीक्यूशन टाइमलाइन गैंट चार्ट। यह डायग्राम एक CPU शेड्यूलिंग टाइमलाइन को दिखाता है, जो 20 टाइम यूनिट्स के दौरान 3 प्रोसेस के एग्जीक्यूशन ऑर्डर को शो करता है। यह दर्शाता है कि कैसे ये प्रोसेस अलग अलग प्रायोरिटी क्यूज के बीच ट्रांजिशन करते हैं, जो एक्शन में एक मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को इलस्ट्रेट करता है। ध्यान दीजिए कि कैसे P2 और P3, जो शॉर्ट या इंटरेक्टिव टास्क हैं, उन्हें लो रिस्पांस टाइम के साथ टॉप क्यू लेवल पर तेजी से सर्विस किया गया, जबकि P1, जो एक हैवी कंप्यूट टास्क है, उसे इंटरेक्टिव वर्कलोड को स्टार्व किए बिना लोअर क्यूज में लंबे और बिना किसी रुकावट के स्लाइसेस में रन करने के लिए स्मूथली डिमोट कर दिया गया। सेक्शन ब्रेक। रियल वर्ल्ड कर्नेल इम्प्लीमेंटेशंस। MLQ और MLFQ के पीछे के कॉन्सेप्ट्स सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सरसाइज नहीं हैं, वे मॉडर्न कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बैकबोन हैं। यह टेक्स्ट ब्लॉक डिटेल में बताता है कि कैसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोसेस शेड्यूलिंग को मैनेज करते हैं। यह एक्सप्लेन करता है कि विंडोज एक प्रायोरिटी बेस्ड फीडबैक क्यू का यूज करता है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक ऐसा सिस्टम यूज करते हैं जो सर्विस क्वालिटी टीयर्स पर फोकस्ड होता है, और लिनक्स प्रोसेसिंग टाइम को फेयरली एलोकेट करने के लिए एक बैलेंस्ड ट्री स्ट्रक्चर का यूज करता है। विंडोज प्रायोरिटी बेस्ड MLFQ। विंडोज एक 32 लेवल प्रायोरिटी क्यू स्ट्रक्चर यूज करता है। लेवल्स 16 to 31 हाई प्रायोरिटी रियल टाइम थ्रेड्स के लिए रिजर्व्ड हैं, जैसे कि कर्नल ड्राइवर्स और ऑडियो स्ट्रीम्स। लेवल्स 1 to 15 स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशंस के लिए वेरिएबल डायनेमिक लेवल्स हैं। जब कोई विंडो यूजर फोकस में आती है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने वेब ब्राउजर पर क्लिक करते हैं, तो विंडोज शेड्यूलर उस थ्रेड की प्रायोरिटी क्यू को एक फोरग्राउंड बूस्ट देता है, जिससे ये श्योर होता है कि ऐप स्नैपी और रिस्पॉन्सिव फील हो। मॉडर्न लिनक्स द कंप्लीटली फेयर शेड्यूलर CFS। हालांकि पहले के लिनक्स कर्नल्स जैसे लिनक्स 2.4 मल्टी क्यू एल्गोरिदम्स यूज करते थे, मॉडर्न लिनक्स वर्जन 2.6.23 के बाद से कंप्लीटली फेयर शेड्यूलर CFS को इंट्रोड्यूस करता है। CFS MLFQ के कोर ऑब्जेक्टिव को लेता है, बिना प्रायर नॉलेज के फेयरनेस, और इसे एक सेल्फ बैलेंसिंग रेड ब्लैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके इंप्लीमेंट करता है। सेपरेट फिजिकल क्यू स्ट्रक्चर्स के बजाय CFS हर थ्रेड के लिए वेरन टाइम
या वर्चुअल रनटाइम नाम के एक वेरिएबल को ट्रैक करता है। सीपीयू बाउंड टास्क रनटाइम को जल्दी एक्यूमुलेट करते हैं और ट्री के राइट साइड में पुश हो जाते हैं। इंटरेक्टिव टास्क जो बार बार स्लीप मोड में जाते हैं वे एक लो रनटाइम मेंटेन करते हैं और ट्री के लेफ्ट साइड में रहते हैं, जिससे उन्हें जागने पर इमीडिएट एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी मिलती है। सेक्शन ब्रेक। कॉम्प्रिहेंसिव सीपीयू शेड्यूलिंग मास्टर समरी मैट्रिक्स। अब जब हमने हर मेजर सीपीयू शेड्यूलिंग पैराडाइम को कवर कर लिया है, तो आइए रैपिड रिव्यू के लिए उन सभी को एक सिंगल रेफरेंस मैट्रिक्स में असेंबल करते हैं। ये रेफरेंस टेबल वेरियस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को कंपेयर करती है और उन्हें टाइप, प्रीएम्पशन सपोर्ट, स्टारवेशन रिस्क, प्राइमरी ऑप्टिमाइजेशन मैट्रिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में उनके आइडियल यूज केसेज के हिसाब से क्लासिफाई करती है। सेक्शन ब्रेक। टेक्निकल इंटरव्यूज और गेट के लिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। जब टेक्निकल इंटरव्यूज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीपीयू शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, तो किसी भी क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए इस स्टेप बाय स्टेप मेंटल फ्रेमवर्क का यूज करें। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिसीजन ट्री दिखाया गया है। इसकी शुरुआत यह डिटरमाइन करने से होती है कि एल्गोरिथम प्रीएम्प्टिव है या नहीं। प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स के लिए ये राउंड रॉबिन और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए टाइम क्वांटम टर्म को चेक करता है या फिर प्रायोरिटी और बर्स्ट टाइम को इवैल्यूएट करता है। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स के लिए ये चेक करता है कि क्या एग्जीक्यूशन टाइम्स को कंपेयर किया गया है, जिससे ये या तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड तक जाता है। क्विक डायग्नोस्टिक रूल्स। अगर नया टास्क आते ही किसी प्रोसेस को सीपीयू से बाहर निकाला जा सकता है तो एल्गोरिदम प्रीएम्प्टिव है, जैसे एसआरटी, इफ प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी राउंड रॉबिन, एएमएलएफक्यू। अगर कोई प्रोसेस सीपीयू को तब तक रोके रखता है जब तक वह अपना बर्स्ट खत्म नहीं कर लेता या आईओ के लिए यील्ड नहीं करता, तो एल्गोरिदम नॉन प्रीएम्प्टिव है, जैसे एफसीएसजेएफ नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। अगर आपको वेटिंग टाइम WT कैलकुलेट करना है तो हमेशा WT इक्वल टू TAT-BT का यूज करें। अगर आपको टर्नअराउंड टाइम TAT कैलकुलेट करना है तो हमेशा TAT इक्वल टू CT-AT का यूज करें। अगर आपको रिस्पॉन्स टाइम RT कैलकुलेट करना है तो हमेशा अराइवल AT से लेकर उस एग्जैक्ट मिलीसेकंड तक टाइम को ट्रैक करें जब प्रोसेस को पहली बार सीपीयू एलोकेट किया गया था, यानी RT इक्वल टू फर्स्ट एग्जीक्यूटेड टाइम माइनस AT। सेक्शन ब्रेक। क्या आप प्रैक्टिस के लिए रेडी हैं? अब आपने सभी मेजर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के थ्योरेटिकल मैकेनिक्स, डायनेमिक क्यू ऑपरेशंस, रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशंस और परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स पर महारत हासिल कर ली है। बेसिक FCFS क्यूइंग से लेकर एडवांस्ड एडेप्टिव मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज तक आपके पास कर्नल डिस्पैच इंजनों का फाउंडेशनल नॉलेज है। अब चलिए इस नॉलेज को काम पर लगाते हैं। अगले सेक्शन 3.7 सॉल्विंग गेट और इंटरव्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन सीपीयू शेड्यूलिंग स्टेप बाय स्टेप में हम कॉम्प्लेक्स एग्जाम स्टाइल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ट्रिक क्वेश्चंस और एज केसेज को टैकल करेंगे ताकि ये श्योर किया जा सके कि आप टेक्निकल इंटरव्यूज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 100% रेडी हैं।